नमस्कार। मैं हूं सुनील। लोग मुझे एक ज्योतिषीय मार्गदर्शक के रूप में जानते हैं, लेकिन मैं खुद को समय की आहट पढ़ने वाला मानता हूं। ज्योतिष केवल सितारों की चाल नहीं है, ये आपके घर की दीवारों, आपके चलने के ढंग और आपके आसपास की ऊर्जा का गणित है। कभी-कभी आपके जीवन में होने वाली छोटी सी घटना, जैसे किसी पुराने सामान का मिलना या रात को अचानक नींद का खुलना, महज इत्तेफाक नहीं, बल्कि ग्रहों का एक गहरा संकेत होता है। आज मैं आपको एक ऐसी घटना सुनाने जा रहा हूं, जो मेरे एक यजमान के साथ घटी। ये कहानी नहीं, ज्योतिषीय संकेतों की वो अनदेखी शक्ति है, जो आपके घर में भी हो सकती है। चलिए, इस रहस्य की गहराई में उतरते हैं। क्या आप जानते हैं कि आपके बिस्तर के नीचे रखा एक छोटा सा सामान आपकी रातों की नींद और मानसिक शांति छीन रहा है? नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको जो बताने वाला हूं वो कोई सुनी सुनाई कहानी नहीं है। ये मेरे साथ पिछले कुछ हफ्तों में जो घटा, उसका एक सच है। हम सब अपने घरों में सुरक्षित महसूस करते हैं, है ना? हमें लगता है कि हम अपने घर के कोने कोने को जानते हैं। पर क्या होगा अगर आपको पता चले कि जिस दीवार के पीछे आप रोज सोते हैं, उसके पीछे कुछ और भी है? कुछ ऐसा जो वहां होना ही नहीं चाहिए था। बात तब शुरू हुई जब मैं अपने पुराने घर के स्टोर रूम की सफाई कर रहा था। वो कमरा सालों से बंद था। धूल, पुरानी किताबें और टूटे हुए फर्नीचर के बीच मुझे एक बड़ी सी पेंटिंग मिली। वो मेरे दादाजी के समय की थी। जब मैंने उसे दीवार से हटाया तो मेरी नजर एक छोटी सी दरार पर पड़ी। पहले मुझे लगा कि दीवार का प्लास्टर झड़ गया है, लेकिन जब मैंने वहां से जाले हटाए तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। वहां एक छोटा सा लकड़ी का दरवाजा था, मुश्किल से 2 फीट का। उस पर कोई हैंडल नहीं था, बस बीच में पीतल का एक गोल चक्का लगा था, जिस पर कुछ अजीब से नंबर खुदे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे ये कोई तिजोरी हो, पर यह दीवार के अंदर फिट था। मेरी धड़कनें तेज हो गई थी। एक तरफ मन कह रहा था कि इसे छोड़ दो, शायद बिजली का कोई पुराना बोर्ड होगा, लेकिन दूसरी तरफ एक अजीब सी बेचैनी थी। मैंने उस गोल चक्के को घुमाने की कोशिश की, वो जाम हो चुका था। मैंने थोड़ा तेल डाला और इंतजार किया। उस वक्त कमरे में एकदम सन्नाटा था, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई पीछे खड़ा होकर मुझे देख रहा है। मैंने पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। फिर जैसे ही मैंने दोबारा उस दरवाजे को छुआ, मुझे एक हल्की सी ठक ठक की आवाज सुनाई दी। वो आवाज दीवार के उस पार से आ रही थी। मैं घबराकर वहां से बाहर आ गया। मन शांत करने के लिए मैंने पुराने एल्बम पलटने शुरू किए। मुझे लगा शायद घर के नक्शे के बारे में कुछ मिल जाए। तभी मेरी नजर एक ब्लैक एंड व्हाइट फोटो पर पड़ी। उसमें मेरे दादाजी उसी स्टोर रूम में खड़े थे और उनके पीछे वही पेंटिंग टंगी थी। लेकिन गौर से देखने पर दिखा कि पेंटिंग के नीचे से वही लकड़ी का दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ है और अंदर से एक काला सा साया बाहर की ओर झांक रहा है। वो साया किसी इंसान का नहीं लग रहा था। मेरी हिम्मत जवाब दे रही थी, लेकिन जिज्ञासा उससे बड़ी थी। मैंने वापस स्टोर रूम जाने का फैसला किया। मैंने उस कोड को रैंडमली घुमाया और अचानक एक क्लिक की आवाज आई। दरवाजा थोड़ा सा पीछे की तरफ खुला और अंदर से एक ठंडी हवा का झोंका आया, जिसमें पुरानी मिट्टी और किसी के परफ्यूम की खुशबू थी। मैंने अपना हाथ अंदर डाला ही था कि अचानक मेरे घर की सारी लाइटें एक साथ बंद हो गईं। इसके आगे क्या हुआ, वो मैं आपको दूसरे भाग में बताऊंगा, क्योंकि जो मैंने अंदर देखा, उसने मेरा पूरा जीवन बदल दिया। पिछले भाग की याद और माहौल। लाइटें जा चुकी थीं। पूरा घर सन्नाटे में डूबा हुआ था। सिर्फ मेरी तेज चलती सांसों की आवाज आ रही थी। भाग 1 में मैंने आपको बताया था कि कैसे उस रहस्यमयी दरवाजे के खुलते ही पूरा घर अंधेरे में डूब गया। मेरा हाथ अभी भी उस ठंडी लकड़ी पर था। मन कह रहा था कि भाग जाओ, लेकिन वो अजीब सी खुशबू, वो परफ्यूम की महक मुझे अंदर खींच रही थी। वो महक जानी पहचानी थी, जैसे कोई अपना पास खड़ा हो। मैंने कांपते हाथों से अपनी जेब से फोन निकाला और उसकी टॉर्च जलाई। जैसे ही टॉर्च की रोशनी उस छोटे से दरवाजे के अंदर गई, मेरा सिर चकराने लगा। वो दरवाजा जितना छोटा बाहर से दिख रहा था, अंदर से उतना ही गहरा था। वो कोई दीवार नहीं थी, बल्कि एक संकरा रास्ता था जो नीचे की तरफ जा रहा था। सीढ़ियां ईंटों की बनी थीं और उन पर सालों पुरानी धूल जमी थी। मैंने हिम्मत जुटाई और अपना पहला कदम अंदर रखा। हर कदम के साथ पुरानी ईंटें चरमरा रही थीं। सीढ़ियां खत्म होते ही मैं एक छोटे से कमरे में पहुंचा। वहां का नजारा देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वहां एक मेज थी और उस पर एक दिया जल रहा था। हाँ, आपने सही सुना, इस बंद कमरे में बिना हवा के एक दिया जल रहा था। मेज पर उस दिए के बगल में एक पुरानी डायरी रखी थी।
उसका कवर चमड़े का था और उस पर खून के धब्बे जैसे कुछ निशान थे। मैंने कांपते हाथों से डायरी का पहला पन्ना पलटा। उस पर मेरे पिता का नाम लिखा था। मुझे यकीन नहीं हुआ। मेरे पिता ने कभी इस जगह का जिक्र नहीं किया था। डायरी में लिखा था, अगर कोई इसे पढ़ रहा है तो समझो कि समय दोबारा शुरू हो गया है। इसे रोकना नामुमकिन है, बस इसे टाला जा सकता है। पन्ने पलटते पलटते मेरी नज़र आज की तारीख पर पड़ी। डायरी में आज की तारीख के नीचे लिखा था, वो आज अंदर आएगा और उसे लगेगा कि वो अकेला है, लेकिन मैं उसे कोने से देख रहा हूं। ये पढ़ते ही मेरा पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। इसका मतलब था कि इस कमरे में कोई और भी है। मैंने धीरे से अपनी टॉर्च कमरे के कोनों में घुमाई। वहां कुछ पुरानी संदूकें रखी थीं। तभी मुझे मेज के नीचे से किसी के सरकने की आवाज आई, जैसे कोई जंजीर खींच रहा हो। मैंने नीचे रोशनी की, वहां कोई नहीं था, लेकिन वहां फर्श पर ताज़ा गीले पैरों के निशान थे। वो निशान मेज से शुरू होकर ठीक उस जगह तक जा रहे थे जहां मैं खड़ा था। मुझे अपनी गर्दन के पीछे किसी की गर्म सांसें महसूस होने लगी। मेरी हिम्मत जवाब दे गई। मैं बिना पीछे मुड़े ऊपर की तरफ भागा। मैं जैसे ही स्टोर रूम के बाहर निकला और दरवाज़ा बंद करने की कोशिश की, किसी ने अंदर से दरवाजे को जोर से धक्का दिया। एक हाथ बाहर निकला। उस हाथ में वही अंगूठी थी जो मेरे दादाजी पहना करते थे। और फिर अंदर से एक धीमी आवाज़ आई, रुको, अभी तो खेल शुरू हुआ है। उस आवाज़ ने मुझे वहीं जमने पर मजबूर कर दिया। आगे क्या हुआ वो तीसरे भाग में सुनाऊंगा। डर का वो लम्हा, द साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट। पिछले भाग में मैंने आपको बताया कि कैसे उस दरवाजे के अंदर से एक हाथ बाहर निकला और एक ऐसी आवाज आई जिसने मेरे खून को जमा दिया। मैं वहीं फर्श पर गिर पड़ा। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। वो हाथ, वो अंगूठी, वो तो मेरे दादाजी की थी, जिन्हें हमने सालों पहले खो दिया था। लेकिन वो आवाज बिल्कुल वैसी नहीं थी जैसी मुझे याद थी। उसमें एक अजीब सी गूंज थी, जैसे कोई कुएं के अंदर से बोल रहा हो। मैं पीछे घिसटता हुआ कमरे के कोने तक चला गया। दरवाजा अब भी आधा खुला था, लेकिन अब वहां से कोई हलचल नहीं हो रही थी। लगभग 5 मिनट तक मैं बस अंधेरे में बैठा रहा। लाइट अभी भी नहीं आई थी। फिर अचानक पूरे घर में घड़ियां बजने लगी। टिक 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 टिक। मेरे घर में सिर्फ एक पुरानी दीवार घड़ी है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था जैसे सैकड़ों घड़ियां एक साथ मेरे कान के पास चल रही हों। मैंने हिम्मत जुटाई और टॉर्च की रोशनी फिर से उस दरवाजे पर डाली। वहां अब कोई हाथ नहीं था। दरवाजा पूरी तरह खुल चुका था। मैंने सोचा कि अगर मैं आज इस राज को यहीं खत्म नहीं करूंगा तो ये मुझे कभी जीने नहीं देगा। मैं दोबारा अंदर गया, लेकिन इस बार हाथ में एक छोटा चाकू था। नीचे उस कमरे में वापस पहुंचते ही मैंने देखा कि वहां सब कुछ बदल चुका था। वो मेज, वो दिया, वो डायरी, सब गायब थे। वहां अब सिर्फ एक बड़ा सा आदमकद शीशा लगा था। वो शीशा इतना पुराना था कि उसका पारा जगह जगह से निकल चुका था। जब मैंने टॉर्च की रोशनी उस पर डाली तो मुझे अपनी परछाई दिखी, लेकिन कुछ गलत था। मेरी परछाई टॉर्च हाथ में लिए खड़ी थी, पर उसका चेहरा मेरी तरफ नहीं था। वो शीशे के अंदर पीठ फेर कर खड़ी थी। मेरा गला सूख गया। मैंने हाथ हिलाया, लेकिन शीशे वाली परछाई टस से मस नहीं हुई। फिर धीरे धीरे वो परछाई मुड़ी। उसका चेहरा मेरा ही था, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं और वो मुस्कुरा रहा था। मैं चीखते हुए ऊपर भागा। इस बार मैं रुका नहीं। मैं सीधा घर के मुख्य दरवाजे की तरफ भागा ताकि बाहर निकल सकूं। मैंने दरवाजा खोला और बाहर कदम रखा, लेकिन मेरी चीख निकल गई। बाहर सड़क नहीं थी, बाहर मेरा मोहल्ला नहीं था। जैसे ही मैंने दरवाजा पार किया, मैं वापस उसी स्टोर रूम में खड़ा था जहां से मैंने शुरुआत की थी। मैं बार बार बाहर भागने की कोशिश करता और हर बार मैं उसी कमरे में वापस आ जाता। ऐसा लग रहा था जैसे घर ने मुझे निगल लिया है। मैं वक्त के एक ऐसे लूप में फंस गया था जहां से निकलना नामुमकिन लग रहा था। हार कर मैं वहीं जमीन पर बैठ गया। तभी मुझे अपने फोन पर एक नोटिफिकेशन सुनाई दी। मैंने फोन देखा, कोई नेटवर्क नहीं था, लेकिन एक नया वीडियो मैसेज आया था। मैंने उसे प्ले किया। वीडियो में मैं खुद को देख रहा था, जो अभी इसी वक्त उसी कमरे में बैठा है। वीडियो वाला मैं कैमरे की तरफ देखता है और धीरे से कहता है, पीछे मत मुड़ना, वो तुम्हारे कंधे पर हाथ रखने वाला है। जैसे ही वीडियो खत्म हुआ, मुझे अपने दाहिने कंधे पर एक बर्फीला ठंडा हाथ महसूस हुआ। आगे क्या हुआ वो मैं आपको चौथे भाग में बताऊंगा। ये राज अब गहराता जा रहा है। वो बर्फीला एहसास। पिछले भाग के अंत में मैंने आपको बताया कि कैसे मेरे मोबाइल पर एक वीडियो आया और मेरे कंधे पर एक बर्फीला हाथ महसूस हुआ। उस पल मेरा दिल जैसे धड़कना भूल गया। मुझे लगा कि अगर मैं पीछे मुड़ा तो शायद मैं जिंदा नहीं बचूंगा।
मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और जोर से चिल्लाया, कौन हो तुम? बाहर निकलो। लेकिन जवाब में सिर्फ एक ठंडी हंसी सुनाई दी। जब मैंने हिम्मत जुटाकर पीछे देखा तो वहां कोई नहीं था, बस फर्श पर एक पुरानी चाबी पड़ी थी, वही चाबी जो मेरे दादाजी हमेशा अपनी छाती से लगाकर रखते थे। मैंने वो चाबी उठाई और जैसे ही उसे छुआ मुझे झटके महसूस होने लगे। अचानक घर की दीवारें पिघलने लगीं। जो स्टोर रूम था वो अब एक बड़े हॉल में बदल गया था। लाइटें अपने आप जलने बुझने लगीं। मैंने देखा कि घर की हर दीवार पर एक ही तस्वीर टंगी थी, मेरी तस्वीर, लेकिन हर तस्वीर में मेरी उम्र अलग थी। एक में मैं बच्चा था, एक में बूढ़ा और एक में बिल्कुल वैसा जैसा आज हूं। मुझे समझ आ गया कि ये घर कोई साधारण इमारत नहीं है, ये समय का एक ऐसा जाल है जिसे किसी ने बहुत सोच समझकर बुना है, और मैं इस जाल का अगला शिकार हूं। मैं उस चाबी को लेकर हॉल के अंत में बने एक बड़े लोहे के दरवाजे की तरफ बढ़ा। वहां पहुंचते ही मुझे अपनी मां की आवाज सुनाई दी। वो मुझे पुकार रही थी जैसे मैं बचपन में कहीं खो गया हूं। मैंने दरवाजा खोला तो सामने मेरा बचपन का कमरा था। सब कुछ वैसा ही था, मेरे खिलौने, मेरी किताबें, लेकिन खिड़की के बाहर आसमान का रंग खून जैसा लाल था। वहां मेज पर वही डायरी रखी थी जो नीचे तहखाने में गायब हो गई थी। मैंने उसका आखिरी पन्ना पलटा। वहां लिखा था, समय को रोकने की कीमत सिर्फ वही दे सकता है जिसने उसे शुरू किया हो। इस चक्र को तोड़ने के लिए तुम्हें खुद को ही हराना होगा। जैसे ही मैंने वो लाइन पढ़ी, कमरे का आईना चटक गया। आईने के टुकड़ों में से एक साया बाहर निकला। वो बिल्कुल मेरी तरह दिखता था, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। उसने धीरे से कहा, तुम यहां पहली बार नहीं आए हो। तुम हर बार यहां आते हो और हर बार तुम वही गलती करते हो। तुम इस चाबी को घुमाते हो और सब कुछ फिर से शुरू हो जाता है। मुझे याद आने लगा, धुंधली यादें, जैसे मैं ये सब पहले भी सैकड़ों बार कर चुका हूं। मैं भाग रहा था, डर रहा था और अंत में वहीं पहुंच रहा था जहां से शुरुआत हुई थी। उस साए ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और मुझसे वो चाबी मांगी। उसने कहा, अगर तुम ये चाबी मुझे दे दोगे तो तुम इस घर से बाहर निकल जाओगे, लेकिन तुम अपनी सारी यादें खो दोगे। और अगर तुमने इसे नहीं दिया तो तुम यहीं इसी कमरे में हमेशा के लिए कैद हो जाओगे। मेरे पास सिर्फ कुछ सेकंड थे फैसला लेने के लिए। मैंने चाबी पकड़ी और खिड़की की तरफ देखा। तभी मुझे याद आया कि डायरी के पीछे एक छोटा सा नोट और था। क्या मैंने वो चाबी उसे दी या मैंने कुछ और किया? ये आखिरी भाग में आपको सब कुछ साफ कर देगा। पिछले भाग में मैंने आपको बताया कि मेरा सामना खुद के ही एक साहे से हुआ था। उसने मुझसे वो रहस्यमयी चाबी मांगी थी। कमरे में सन्नाटा इतना गहरा था कि मुझे अपनी धड़कनें साफ सुनाई दे रही थीं। एक तरफ आज़ादी थी, सब कुछ भूलकर बाहर की दुनिया में लौट जाना, और दूसरी तरफ था वो कड़वा सच जिसे मेरा परिवार सालों से छुपाता आ रहा था। मैंने उस साए की आंखों में देखा। वो आंखें डरावनी नहीं थीं, उनमें एक अजीब सी थकान थी, जैसे वो सदियों से मेरा इंतजार कर रहा हो। तभी मुझे डायरी के पीछे छुपा वो छोटा सा नोट याद आया। मैंने उसे जल्दी से पलटा। वहां मेरे दादाजी की लिखावट में एक आखिरी लाइन लिखी थी, चाबी दरवाजा खोलने के लिए नहीं बल्कि खुद को बंद करने के लिए है। अचानक मुझे सब समझ आ गया। ये घर कोई जेल नहीं था, ये एक पहरेदार था। ये घर उस बुरी ताकत को बाहर जाने से रोक रहा था जो मेरे खानदान के पीछे पड़ी थी। अगर मैं चाबी उस साए को दे देता तो वो साया आज़ाद हो जाता और मैं उसकी जगह इस घर में कैद हो जाता। वो साया मैं नहीं था, वो कुछ और ही था जिसने मेरा रूप ले लिया था। मैंने अपनी मुट्ठी जोर से बंद की। वो साया मेरी तरफ बढ़ा। उसके चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कुराहट थी। उसने हाथ फैलाया, दे द मुझे और तुम आज़ाद हो जाओगे। मैंने उसकी आंखों में देखकर कहा, नहीं, ये खेल आज यहीं खत्म होगा। मैंने चाबी को उस लोहे के दरवाजे में नहीं डाला, बल्कि मैंने उसे जमीन पर पटक कर उस भारी मेज से कुचल दिया। जैसे ही चाबी टूटी, पूरे घर में एक भयानक चीख गूंज उठी। दीवारें कांपने लगीं, तस्वीरें जलने लगीं और वो साया धुएं में बदलने लगा। मुझे लगा जैसे घर ढह रहा है। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब मैंने आंखें खोलीं तो मैं अपने स्टोर रूम के फर्श पर पड़ा था। बाहर सुबह की धूप खिड़की से अंदर आ रही थी। चिड़ियों के चहचहाने की आवाज आ रही थी। मैंने जल्दी से दीवार की तरफ देखा। वहां कोई दरवाजा नहीं था। वो पेंटिंग वैसे ही टंगी थी जैसे हमेशा रहती थी। मैंने अपनी जेब में हाथ डाला तो वहां कुछ भी नहीं था। क्या वो सब एक बुरा सपना था? क्या मेरा दिमाग मुझसे खेल खेल रहा था?
मैं धीरे से उठा और स्टोर रूम से बाहर निकलने लगा। मैं हॉल में पहुंचा और खुद को शीशे में देखा। सब कुछ सामान्य था, लेकिन जैसे ही मैं मुड़ा, मेरी नज़र फर्श पर पड़ी। वहां धूल में एक ताज़ा पैरों का निशान था, जो ठीक मेरी तरफ आ रहा था। और तभी मुझे अपनी मेज पर एक कागज का टुकड़ा मिला। उस पर लिखा था, तुमने चाबी तो तोड़ दी, लेकिन तुमने दरवाज़ा खोला छोड़ दिया। दोस्तों, आज भी जब मैं रात को सोता हूं, मुझे उस स्टोर रूम की दीवार से ठक ठक की आवाज़ आती है। शायद वो अभी भी वहां है, या शायद अब वो मेरे साथ इस घर में घूम रहा है। क्या आपके घर में भी कोई ऐसी जगह है जहां आप अकेले जाने से डरते हैं? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। सचेत रहिए, क्योंकि कभी कभी जिसे हम अपना घर समझते हैं, वो किसी और का ठिकाना भी हो सकता है। नमस्कार, मैं सुनील। पिछले 5 भागों में आपने देखा कि कैसे एक अनजाना दरवाजा और एक पुरानी चाबी ने एक इंसान की जिंदगी को नर्क बना दिया था। उसने चाबी तोड़ दी, उसे लगा कि सब खत्म हो गया, लेकिन ज्योतिष शास्त्र में एक बात कही गई है कि कर्म कभी पीछा नहीं छोड़ते। वो सुबह जब अपने हॉल में खड़ा था और उसने फर्श पर ताज़ा गीले पैरों के निशान देखे, तो उसे एहसास हुआ कि उसने सिर्फ दरवाज़ा बंद किया था, उस शक्ति को खत्म नहीं किया था। वो पैरों के निशान उसकी अपनी परछाई के थे, जो अब शीशे से बाहर निकल चुकी थी। जब उसने मुझे फ़ोन किया तो उसकी आवाज़ कांप रही थी। मैंने उसे तुरंत घर के ईशान कोण यानी नॉर्थ ईस्ट की जांच करने को कहा। जानते हैं क्यों? क्योंकि जब राहु और शनि का दुष्प्रभाव चरम पर होता है, तो घर का सबसे पवित्र कोना भी दूषित हो जाता है। वो वहां पहुंचा तो देखा कि उस कोने में रखी गंगा जल की बोतल पूरी तरह काली पड़ चुकी थी। ये साफ संकेत था कि जो शक्ति अंदर आई थी, वो उसके पूर्वजों का कोई श्राप या कोई अधूरा वचन था। ज्योतिष में इसे ऋणानुबंध कहते हैं, यानी पिछले जन्मों का वो उधार जिसे चुकाए बिना आप इस जीवन में सुखी नहीं रह सकते। रात के ठीक 12:15 पर जब चंद्रमा की स्थिति अष्टम भाव में थी, मैंने उसे निर्देश दिया कि वो वापस उसी स्टोर रूम में जाए। इस बार हाथ में चाबी नहीं, बल्कि शुद्ध मिट्टी का एक दीपक और मुट्ठी भर काले तिल लेकर। जैसे ही उसने वहां कदम रखा, उसे कमरे के तापमान में भारी गिरावट महसूस हुई। उसे लगा जैसे कोई उसके कान में फुसफुसा रहा हो, तुमने मुझे क्यों रोका? यही वो क्षण था जब ज्योतिष का असली चमत्कार हुआ। मैंने उसे बताया था कि वो साया कोई बाहरी भूत नहीं, बल्कि उसके अंदर का क्रोध और लालच था, जो उसके पूर्वजों की गलतियों से जन्मा था। उसने दीपक जलाया और शांत मन से कहा, मैं अपने और अपने पूर्वजों के हर बुरे कर्म के लिए क्षमा मांगता हूं। जैसे ही उसने ये शब्द कहे, घर की दीवारों से निकलने वाली वो ठक ठक की आवाजें एक रुदन यानी रोने की आवाज में बदल गई और धीरे धीरे सन्नाटा छा गया। दोस्तों, उस रात के बाद वो घर पूरी तरह शांत हो गया। पैरों के निशान गायब हो गए, शीशा सामान्य हो गया। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी सीख है। ज्योतिष के अनुसार हमारे घर के कलेश, पति पत्नी के विवाद और ये अजीबोगरीब घटनाएं अक्सर हमारे वास्तु और ग्रहों के बिगड़ने का संकेत होती हैं। अगर आपके घर में भी बिना वजह झगड़े हो रहे हैं या आपको लगता है कि कोई आपको देख रहा है, तो समझ लीजिए कि आपकी कुंडली में शनि या राहु की स्थिति ठीक नहीं है। समाधान किसी तांत्रिक के पास नहीं, बल्कि अपने कर्मों के सुधार और सही ज्योतिषीय उपायों में है। मैंने उस यजमान को सिर्फ एक छोटा सा उपाय बताया। प्रतिदिन सूर्यास्त के बाद घर के मुख्य द्वार पर सरसों के तेल का दीपक जलाना और अपनी वाणी पर संयम रखना। बस इतने से ही वो सालों पुराना वो मायावी जाल टूट गया। तो ये थी वो दास्तान जिसने मुझे भी हिला के रख दिया था। मैं सुनील, एक ज्योतिषीय मार्गदर्शक के तौर पर आपको यही समझाना चाहता हूं कि डरने की जरूरत नहीं है, बस सचेत होने की जरूरत है। आपके सितारे आपको संकेत देते हैं, बस आपको उन्हें पढ़ना आना चाहिए। अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसी उलझन है जिसे आप समझ नहीं पा रहे, तो मुझसे जुड़िए। इस सीरीज को इतना प्यार देने के लिए शुक्रिया। याद रखिए, सच वही है जो दिखाई नहीं देता, बल्कि जो महसूस होता है। अपना और अपने घर की ऊर्जा का ख्याल रखिए। अगली बार मिलेंगे एक नई जानकारी और एक नए समाधान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। तो दोस्तों, ये था उस रहस्यमयी दरवाजे और समय के चक्र का वो सच जिसे ज्योतिष की दृष्टि ने सुलझाया। याद रखिएगा, सनातन उपाय केवल टोटके नहीं हैं, ये एक विज्ञान है आपके भीतर की ऊर्जा को जगाने का। आज वो यजमान सुख और शांति से है, क्योंकि उसने डरना छोड़ा और अपनी कुंडली के ग्रहों को समझना शुरू किया। आपके घर की शांति, आपके पितरों का आशीर्वाद और आपके दाम्पत्य जीवन की मधुरता, ये सब आपके हाथ में है। बस सही मार्गदर्शक की जरूरत है। मैं, आपका ज्योतिषीय मार्गदर्शक सुनील, हमेशा आपके साथ हूं। अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसी गुत्थी है
जिसे कोई सुलझा नहीं पा रहा, तो संकोच न करें। ये सनातन उपाय परिवार आपका अपना है।